हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है दिल्ली आईएएस रायपुर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। उम्मीद है दो वीडियोस जो अभी तक में अपलोड हो चुके हैं आपको पसंद आए होंगे और आपको एक बेसिक आइडिया लग गया होगा कि आखिर हम इस सीरीज के माध्यम से क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने इसमें हर एक सब्जेक्ट को 30 टॉपिक में डिवाइड किया है और उस 30 टॉपिक के एक एक टॉपिक के जो मान लीजिए अगर बड़ा टॉपिक है तो उसमें फिर हमने उसके 2-3 पार्ट रखे हैं और 30 क्वेश्चन के माध्यम से हमने उस पूरे टॉपिक को कवर करने की कोशिश की है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ 30 डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, उसके अलावा देखें तो आपको 60 से 90 आपको इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अगर आपको वीडियो का आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वीडियो का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, तो अभी आपके दो टॉप मतलब काफी सारे टॉपिक्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें से अगर हम देखें यूनिवर्स और अर्थ, यहाँ से आपके क्वेश्चन थोड़े से कम आते हैं, लेकिन फिर भी मैंने आपको बोला है कि जहां से आपके कम क्वेश्चन आ रहे हैं उस टॉपिक को भी आपको करना है। और यहाँ पे मैंने सिर्फ यूनिवर्स और अर्थ नहीं, उसके साथ मैंने पीवाईक्यूज ऐड कर दिए जिससे आपको किस ओरिएंटेशन में पढ़ना है उसका आपको आइडिया हो। ठीक, फिर इसके बाद देखेंगे जो बीच वाला आपका सेक्शन पूरा गया है, यहाँ से भर भर के क्वेश्चन आते हैं। अगर फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया के अकेले की बात करें तो आपका इसमें 25% का लगभग वेटेज है, तो इसको तो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। फिर इसके बाद देखिए हमने मिनरल रिसोर्सेज पार्ट 1 तक कर लिया था, अब हम मिनरल रिसोर्सेज पार्ट 2 करने वाले हैं। अगर मिनरल रिसोर्सेज यानी कि खनिज संसाधन वाले चैप्टर की बात करें तो इसमें इंडिया और छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जो आप सीजी में पढ़ते हैं वही चीज आप इंडिया में भी पढ़ेंगे, बस आपको भंडारण यहाँ पे थोड़ा सा स्पेसिफिकली आपको छत्तीसगढ़ वाले पार्ट में देखना पड़ता है। और बाकी आप देखेंगे तो अगर आप ये वाला चैप्टर कवर करें तो जो चीजें आप छत्तीसगढ़ में पढ़ेंगे मतलब वहां से आपका उसका भी रिवीजन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए छत्तीसगढ़ जो है वो टिन का क्या है, प्रमुख उत्पादक राज्य है। ठीक है, 100% प्रोडक्शन यही होता है। तो टिन का जो आपका ओर है कैसेटराइट, उसके बारे में क्वेश्चन मतलब उसके बारे में आप सीजी वाली जब मिनरल वाला पोर्शन पढ़ते हैं वहां पे भी पढ़ते हैं, वही चीज आपको यहाँ पे भी पढ़नी पड़ेगी। तो मतलब आपका वो उसी तरह से वो वाला पोर्शन भी आपका रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बिना देर करते हुए, आपका समय बहुत कीमती है अभी फिलहाल। देखिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स टुगेदर अकाउंट फॉर अबाउट 90% ऑफ इंडियाज मैंगनीज प्रोडक्शन। अब देखिए इसमें कई सारे स्टेट्स आपके क्या दिए हैं, ऑप्शन में दिए हैं, तो यहाँ पे आप एलिमिनेट करके अगर मान लीजिए आपको डायरेक्ट आंसर नहीं पता है तो भी आप आ सकते हैं। और जिस साल का भी आप प्रीलिम्स दे रहे हैं, जैसे इस साल का पेपर दे रहे हैं, तो रिसेंट की जो आपकी इंपॉर्टेंट मिनरल्स की लिस्ट है उसमें टॉप 1 2 3 स्टेट्स आपको पता होने चाहिए कि ये वाला आपका जो मिनरल था इसका टॉप 1 टॉप 2 टॉप 3 प्रोड्यूसर स्टेट कौन सा है। तो अगर हम मैंगनीज की बात करें तो मैंगनीज में आपका पहले नंबर पे उड़ीसा है और सेकंड नंबर पे जो टॉप प्रोड्यूसर है मैंगनीज का वो आपका एमपी है। तो अब देखिए जहां पे आपका उड़ीसा और एमपी एक साथ होगा वही आपका आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पे उड़ीसा है, एमपी है, इसको एक बार रख के देखते हैं। फिर इसमें देखिए उड़ीसा एमपी एक साथ नहीं है ना, इसमें भी आपका उड़ीसा है लेकिन एमपी नहीं दिया है। यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे भी सिर्फ एमपी है, उड़ीसा नहीं है। तो अगर आप बात करें तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से फर्स्ट, यानी कि उड़ीसा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ये चारों जो हैं इन चारों को अगर आप मिला ले तो ये क्या करते हैं 90% जो मैंगनीज का प्रोडक्शन है उसमें कंट्रीब्यूशन करते हैं। इसके अलावा एक और जो आपका इंपॉर्टेंट स्टेट है मैंगनीज के प्रोडक्शन के लिए वो आपका आंध्र प्रदेश है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए मैंगनीज इज मेनली यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ, अब देखिए छत्तीसगढ़ में आपका भिलाई स्टील प्लांट है। ठीक है, और कोई जो भी आपके इंपॉर्टेंट उद्योग हैं छत्तीसगढ़ में या इंडिया में भी बात करें तो इंडिया में भी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बहुत फेमस है। तो उसके इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल्स क्या हैं, इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल्स की मतलब इम्पोर्ट जो है वो कहाँ से होता है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो अगर हम आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की बात करें तो उसमें जो आपका मैंगनीज है वो मेन क्या है, एक इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल। इसमें सीधा सीधा आंसर आपका क्या हो जाएगा, इस्पात, यानी कि स्टील। मैंगनीज का इस्तेमाल मुख्य रूप से इस्पात या स्टील के उत्पादन में होता है। ठीक है, फिर देखिए मैंगनीज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध बालाघाट खदानें कहाँ स्थित है। अब देखिए यहाँ से आपको बालाघाट पता होगा कि कहाँ है, मध्य प्रदेश में, तो ये आंसर सीधा सीधा निकल गया। लेकिन इसके अलावा आपको एक और चीज पता चली कि जो बालाघाट खदान है वो वहां पे क्या मिलता है आपको, मतलब क्वेश्चन से भी आपको पता चल रहा है कि जो बालाघाट खदान है वो किसके प्रोडक्शन के लिए फेमस है, मैंगनीज के प्रोडक्शन के लिए। फिर आपको ऑप्शन के थ्रू ये भी पता चल रहा है कि जो बालाघाट है वो जगह कहाँ की है,
मध्य प्रदेश की। ठीक है, कुछ लोग बालाघाट में कंफ्यूज होते हैं कि वो महाराष्ट्र में है कि नहीं, तो बालाघाट ध्यान रखिएगा, बालाघाट आपका मध्य प्रदेश में ही है। तो जो मैंगनीज उत्पादन है उसके लिए बालाघाट की खदान फेमस है, जो कि कहाँ है, मध्य प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं, फिर देखिए, विच मिनरल इज ऑफन एसोसिएटेड विथ निकिल इन इंडियन डिपॉजिट्स। अगर हम निकिल की बात करें तो निकिल आपको स्वतंत्र रूप से नहीं मिलता है। ठीक है, वही इसमें पूछ रहा है कि भारतीय भंडारों में निकिल के साथ अक्सर कौन सा खनिज जुड़ा होता है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, क्रोमाइट। ठीक है, भारतीय भंडारों में निकिल के साथ अक्सर कौन सा खनिज जुड़ा होता है, तो ये है आपका क्रोमाइट। ठीक है, स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता है, और इसका सबसे मशहूर उदाहरण उड़ीसा की सुकुंडा घाटी है। मतलब कुछ इंपॉर्टेंट माइंस है, जैसे पन्ना की मझगावा माइंस हम देखे थे, इस तरह से उड़ीसा की हम सुकुंडा वैली देख रहे हैं। ये सब किसके लिए फेमस है, आपके क्रोमाइट डिपॉजिट के लिए, जहां पे निकिल भी थोड़ी बहुत मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, और लिखा है कि निकिल को क्रोमाइट माइनिंग के सह उत्पाद के रूप में निकाला जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट निकिल। आप देखिए, इंडिया इज सेल्फ सफिशिएंट इन निकिल प्रोडक्शन। नहीं, निकिल के प्रोडक्शन में हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, इंडिया जो है वो निकिल के लिए ज्यादातर किस पे, इंपोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। निकिल इज मेनली यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ स्टेनलेस स्टील, ये भी सही है आपका। निकिल का इस्तेमाल रिचार्जेबल बैटरी, सिक्के और एयरक्राफ्ट अलॉय में भी किया जाता है, ये भी सही है। उड़ीसा में भारत में निकिल का सबसे बड़ा भंडार है, ये भी सही है। तो जो सबसे बड़ा निकिल का रिजर्व इंडिया में मिलता है, वो कहाँ मिलता है आपको, उड़ीसा में मिलता है। और अभी हमने कौन सी वैली देखी, सुकुंडा वैली देखी, जो कि निकिल और क्रोमाइट के लिए फेमस है। ठीक है ना, तो आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं ऑप्शन किस तरह से दिए हुए हैं। इसमें देखिए, आपका पहला ऑप्शन क्या हुआ, पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया, पहला गलत हो गया, तो यहाँ से आपका डायरेक्ट आंसर क्या निकल जाएगा, बी, 2, 3 एंड 4। ठीक है, फिर देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कॉपर इन इंडिया। भारत में कॉपर के बारे में इन बातों पर गौर करें। इंडिया इज सेल्फ सफिशिएंट इन कॉपर प्रोडक्शन, बताइए ये सही है कि नहीं। कॉपर के प्रोडक्शन में भी हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, कॉपर का भी हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। सेकेंड देखिए, राजस्थान हैज द लार्जेस्ट रिजर्व्स बट मध्य प्रदेश मलाज खंड माइन डोमिनेट्स प्रोडक्शन। मतलब जो राजस्थान है वहां पे आपको भंडार सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन जो प्रोडक्शन है वो मध्य प्रदेश की जो मलाज खंड माइन है वो इसके प्रोडक्शन में सबसे आगे है। मतलब मध्य प्रदेश आपका डोमिनेट करता है प्रोडक्शन में। फिर तीसरा देखिए, दूसरा आपका सही है। तीसरा देखिए, कॉपर इज मेनली यूज इन इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री ड्यू टू इट्स हाई कंडक्टिविटी, सही बात है। हाई कंडक्टिविटी की वजह से इसको क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में यानी कि विद्युत उद्योग में इसका यूज होता है। मलाज खंड माइंस इज नोन एज द लार्जेस्ट कॉपर डिपॉजिट इन एशिया, ये भी आपका सही है। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, दूसरा तीसरा चौथा आपका सही हो गया। इसमें देखिए क्या पूछा है, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इसमें से करेक्ट क्या है ये हमको पूछना है, करेक्ट इनकरेक्ट में हमको ध्यान रखना है क्या पूछा जा रहा है। यहाँ पे भी अगर देख ली, मान लीजिए आप पहला ऑप्शन अगर एलिमिनेट करें तो आप सीधे सीधे अपने सेकंड ऑप्शन पे आ रहे हैं, जो कि है 2, 3 एंड 4। देखिए 7 क्वेश्चन में आते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट बॉक्साइट इन इंडिया। भारत में बॉक्साइट के बारे में निम्न बातों पर गौर करें। बॉक्साइट पे आपका पहले क्वेश्चन आ चुका है कि बॉक्साइट जो है वो कौन से इंपॉर्टेंट मिनरल की क्या है, और है। तो बॉक्साइट जो है वो एल्यूमिनियम की ओर है। ठीक है, एल्यूमिनियम की खदान। अब देखते हैं, उड़ीसा हैज द लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ बॉक्साइट इन इंडिया, बिल्कुल सही है। फिर देखिए, द डिपॉजिट्स ऑफ बॉक्साइट इन पंचपटामली, पंचपटामली आर कंसीडर्ड अमंग द लार्जेस्ट इन एशिया, ये भी फैक्चुअल है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन फैक्चुअल होते हैं, अगर आपको आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। बॉक्साइट इन इंडिया इज मोस्टली फाउंड इन लेटराइट एंड टर्शरी डिपॉजिट्स, ये भी आपका सही है। आपको रॉक्स का सीक्वेंस पता होगा कि सबसे अगर हम सीक्वेंस में इस बात करें तो सबसे पुरानी आपकी इग्नियस और इग्नियस रॉक में अगर देखें तो आर्कियन रॉक है, जो कि प्री कैम्ब्रियन एरा की रॉक है। फिर इसके बाद अगर हम क्रोनोलॉजी में आगे बढ़े तो आपकी धारवाड़ रॉक्स हैं, जो कि पहली आपकी सेडिमेंट्री यानी कि अवसादी, और पहली मेटामॉर्फिक यानी कि पहली रूपांतरित चट्टानों का एग्जाम्पल है। और जो आपकी आर्कियन रॉक्स है वो क्या है, आग्नेय चट्टान है। फिर अगर हम थोड़ा आगे बढ़े तो आपका पुराना रॉक ग्रुप आता है, जिसमें आपकी कडप्पा और विंध्या चट्टानें आती हैं। फिर अगर आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो
द्रविडियन ग्रुप की रॉक आती हैं जिनका जो एक्सपेंशन है वो इंडिया में इतना ज्यादा नहीं है। ये आप कार्बोनिफेरस पीरियड से एसोसिएट कर सकते हैं ना, जो एंथ्रासाइट कोल वगैरह मिलता है जम्मू कश्मीर के थोड़े से रीजन में, वो आपकी कार्बोनिफेरस पीरियड की है। फिर आपका जो फोर्थ लास्ट ग्रुप आता है आर्यन रॉक ग्रुप, उसमें आपकी फिर गोंडवाना आपकी रॉक्स हैं जिसमें आपका बिटुमिनस कोल मिलता है। इसके बाद आपका टर्शरी ग्रुप आता है, और उसी जो टर्शरी पीरियड है, टर्शरी ग्रुप है, उसी टाइम पे क्या हुआ था, बॉक्साइट का मतलब वो जो टर्शरी डिपॉजिट है उसी में आपको बॉक्साइट देखने के लिए मिलता है। ठीक है, फिर आप इसके बाद एक और लास्ट पढ़ते हैं आपका जो अलूवियम रॉक्स है। ठीक है, ये सबसे लेटेस्ट कैटेगरी की रॉक्स है जो आपको नॉर्दर्न प्लेन्स में मिलती है, और अलूवियम सॉइल भी उसी के नाम पे नाम पड़ा है। ठीक है, तो तीसरा भी आपका सही है। फिर चौथा देखते हैं, एल्यूमिनियम स्मेल्टर्स इन इंडिया आर यूजुअली लोकेटेड नियर बॉक्साइट माइंस बिकॉज एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्शन इज इलेक्ट्रिसिटी एफिशिएंट। अब देखिए सारे स्टेटमेंट आप सही सही देख के आ रहे हैं तो हमारा ना पैटर्न ऐसा ही बन जाता है कि ये भी सही होगा, लेकिन इसमें लास्ट में सिर्फ एक चीज लिखी हुई है कि इलेक्ट्रिसिटी एफिशिएंट नहीं। इलेक्ट्रिसिटी एफिशिएंट कहने का मतलब है कि ये स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जो एल्यूमिनियम स्मेल्टर्स होते हैं वहां पे इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट कम होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो एल्यूमिनियम इंडस्ट्री है वो इलेक्ट्रिसिटी इंटेंसिव इंडस्ट्री है, इसीलिए आप देखेंगे जितने भी एल्यूमिनियम स्मेल्टर्स होते हैं वहां पे उनके पास अपना खुद का कैप्टिव पावर प्लांट होता है, क्योंकि एल्यूमिनियम जो है इसमें आपको डायरेक्ट करंट की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। वो जो डीसी से एसी में आपको कन्वर्ट करते हैं और फिर उसी इलेक्ट्रिसिटी की मदद से वो जो पॉट्स वगैरह होते हैं, पॉट लाइन में एल्यूमिनियम स्मेल्टर के कुछ पार्ट होते हैं, पॉट लाइन, कास्ट हाउस, रॉडिंग, तो वहां पे जो आपका एल्यूमिनियम पूरा आपका पिघलता है, वो सारी चीजें टेम्परेचर चाहिए होता है उसके लिए, और वो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से ही होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या समझ में आया कि जो एल्यूमिनियम इंडस्ट्री है ये इलेक्ट्रिसिटी एफिशिएंट नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी इंटेंसिव इंडस्ट्री है आपकी एल्यूमिनियम इंडस्ट्री। तो यहाँ से फोर्थ ऑप्शन को एलिमिनेट करिए, फोर्थ गया। यहाँ पे देखिए 1 2 और 1 2 3, और 50-50 में जब भी आपको टकना आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही करना है। तो बॉक्साइट इन इंडिया इज मेनली फाउंड इन लेटाइट एंड टर्शियरी डिपॉजिट्स, ये हमको पता है ये सही है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 1 2 एंड 3। अब ये जो मिनरल वाला चैप्टर है ना ये थोड़ा सा फैक्चुअल है, यहाँ पे अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है और अगर आप मतलब अगर ऐसा है कि 50-50 तक आप आ पा रहे हैं तो फिर आप अटेम्प्ट करिए, वरना अगर ऐसा लग रहा है कि इसमें से कोई भी चीज नहीं आती है तो फिर ब्लाइंड गेस मत करिए, नहीं आ रहा है तो फिर वो क्वेश्चन आप स्किप करिए। ठीक है ना, इसमें आपको एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आप एक बार देख लीजिएगा। फिर देखिए, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग माइंस इज सिल्वर मेनली एक्सट्रैक्टेड इन इंडिया। अब देखिए, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग माइंस इज सिल्वर मेनली एक्सट्रैक्टेड इन इंडिया। तो अगर हम जवाहर माइंस की बात करें तो जवाहर माइंस आपकी जिंक और लेड के लिए फेमस है, जो कि राजस्थान की है, लेकिन इसके अलावा यहाँ पे आपको सिल्वर भी देखने के लिए मिलता है। ठीक है, मतलब आपका पहला आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब पहला आपका ट्रू होगा, तो पहला सी में नहीं है तो आपका सी हट गया। फिर दूसरा देखिए, कोलार गोल्ड फील्ड जो आपके कर्नाटका का, यहाँ पे भी आपको सिल्वर देखने के लिए मिलता है, तो दूसरा भी हो जाएगा, मतलब 1 2 1 2, मतलब अभी भी आप किसी कोई और ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर सकते। फिर जो आपकी हुट्टी गोल्ड माइन्स है कर्नाटका की, यहाँ पे भी आपको सिल्वर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो आपका फिर आपकी जो पन्ना माइन्स है मध्य प्रदेश की, जिसकी आप फेमस माइन पढ़े थे मझगावा माइन्स, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको डायमंड देखने के लिए मिलता है, यहाँ पे आपको गोल्ड नहीं मिलेगा। तो फोर्थ ऑप्शन आपका हट जाएगा, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा 1 2 एंड 3, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इतना ध्यान रखिएगा कि जहाँ पे गोल्ड मिल रहा है वहां पे सिल्वर भी मिल रहा है, तो आपको कोलार और हुट्टी माइन से में कंफ्यूजन नहीं होगा, और जहाँ पे डायमंड मिल रहा है वहां पे आपको सिल्वर नहीं मिल रहा है। ठीक, जवाहर माइंस में कंफ्यूजन हो सकता है, यहाँ तो जस्ट लेड पड़े थे तो यहाँ पे सिल्वर कैसे मिलेगा, पर यहाँ पे सिल्वर आपको मिलता है। ठीक है ना, यहाँ पे जो आपको आंसर लिया ये गलत लिया है, इसको ठीक कर लीजिएगा। आंसर आपका क्या हो जाएगा बी, यानी कि 1 2 एंड 3 ओनली। उत्तर हो जाएगा बी, 1 2 एंड 3 ओनली। ठीक है, पन्ना माइंस के बारे में लिखा है कि चांदी के लिए नहीं बल्कि हीरे के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए, विच स्टेट अकाउंट्स फॉर द लार्जेस्ट क्रोमाइट रिजर्व इन इंडिया। अब इसमें देखिए क्या आपका आंसर होगा। क्रोमाइट की अगर बात करें तो लिखा है कि ओडिशा इज द लीडिंग स्टेट विथ 95% ऑफ इंडिया टोटल क्रोमाइट रिजर्व्स। और पहले भी मैंने बताया जो सुकिंदा वैली है, कहाँ की, सुकिंदा घाटी है जशपुर डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा की, वो कंट्रीब्यूट करती है एक मेजर शेयर में। और अगर क्रोमाइट में सेकेंड लार्जेस्ट शेयर की बात करें तो वो आपका
कर्नाटका है, ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका, उड़ीसा फर्स्ट और कर्नाटका सेकंड। फिर देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग टिन इन इंडिया। छत्तीसगढ़ इज द ओनली टिन प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। सही बात है। अगर आप टिन के रिजर्व्स की बात करें तो आपके छत्तीसगढ़ में और हरियाणा के कसौली वाले रीजन में आपको देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन आपका इकलौता कहाँ होता है, छत्तीसगढ़ में होता है। तो ये आपका सही है, ये ऐसे सबको पता होता है। द प्राइमरी ओर ऑफ टिन फाउंड इन इंडिया इज कैसेटराइट। अब ये क्वेश्चन आपका छत्तीसगढ़ वाले उसमें भी आ चुका है ना, कि टिन की जो ओर है वो क्या है, कैसेटराइट है। मैच द फॉलोइंग में लिखने आता है कि इंपॉर्टेंट मिनरल है, फिर इसकी ओर क्या है, तो कैसेटराइट किसकी ओर है, टिन की, ठीक है। तो इसमें से करेक्ट क्या हो जाएगा, एक और दो दोनों। इसको हाईलाइट करके रखिएगा कौन सा सही है पूछ रहा है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। कसौली रीजन, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। मोनाजाइट कंटेन्स थोरियम एंड इल्मेनाइट। मोनाजाइट में थोरियम और इल्मेनाइट होता है, सही बात है। अब ये देखिए, आपको नहीं पता है तो इसमें समझने वाली चीज कुछ नहीं है ना, ये थोड़ा सा फैक्चुअल है। दूसरा देखिए, मोनाजाइट भारत में पूरे भारतीय तटीय रेत में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, नहीं। मैंने आपको पहले भी बताया था, जो मोनाजाइट है अगर आप कोस्ट की बात करें तो सबसे ज्यादा हाई क्वालिटी का आपको केरला में, फिर इसके बाद आपको तमिलनाडु में, फिर आंध्र प्रदेश में, और फिर थोड़ा बहुत उड़ीसा में देखने के लिए मिलता है। पूरे आप अगर कोस्ट की बात करें तो पूरे कोस्ट में आपको मोनाजाइट सैंड्स देखने के लिए नहीं मिलती है। और मोनाजाइट ही आपकी सैंड्स होती है जिसमें आपको थोरियम मिलता है, और थोरियम आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए एक इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है। बस दिक्कत ये है कि हमारे यहाँ जो टेक्नोलॉजी है, मैंने आपको पहले भी बताया कि वो यूरेनियम बेस्ड है। मतलब जो थोरियम को यूज करके हम जिस तरह से न्यूक्लियर पावर को प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो टेक्नोलॉजी अभी हमारे पास नहीं है। लेकिन फ्यूचर में जब रहेगी तो हमारे पास उसके रिजर्व्स रहेंगे। अभी हमारे पास जो है वो यूरेनियम इंटेंसिव है, तो इसके लिए हमको यूरेनियम का इम्पोर्ट भी करना पड़ता है बहुत बाहरी देशों से, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। तीसरा देखिए, इन इंडिया गवर्नमेंट बॉडीज ओनली कैन प्रोसेस और एक्सपोर्ट मोनाजाइट, ये भी आपका सही है। मतलब लोकल कोई अथॉरिटी आपकी मोनाजाइट वगैरह को एक्सपोर्ट नहीं कर सकती। तो पहला और तीसरा आपका सही हो जाएगा। इसमें क्या लिखा है, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज आर करेक्ट, तो 1 and 3। इसमें आपका ये डी ऑप्शन जो है ना, इसमें 3 कर लीजिए, गलती से ऐसा 1 2 लिख गया है। ऑप्शन डी आपका 1 and 3 है ये, ठीक। 1 and 3 आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए इसमें क्या पूछा है, करेक्ट पूछा है। हाँ ऑप्शन डी है, डी में 1 and 3 ओनली कर लीजिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग मिनरल्स इन इंडिया, विच ऑफ द अबव आर ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज मेजर मिनरल्स। इसमें से कौन से हैं जो मेजर मिनरल्स की कैटेगरी में है, तो ये जो आपका बेंटोनाइट है ये आपका क्या है, माइनर मिनरल है। बाकी आपके जितने भी हैं क्रोमाइट, सिलिमेनाइट, कायनाइट, ये सब आपके मेजर मिनरल्स की कैटेगरी में आते हैं। इसमें कुछ समझने का नहीं है। अगर कहीं पे भी आपके मिनरल वाला चैप्टर है जहाँ पे भी लिखे हैं, साइड साइड में उसको नोट करते रहिए। और कुछ हम जैसे सारे मान लीजिए नहीं याद हो रहे हैं, क्रोमाइट का आपने नाम सुना है तो आपको ध्यान रखना है कि क्रोमाइट आपका क्या है, मेजर मिनरल है। बेंटोनाइट का ध्यान रखिएगा कि आपका क्या है, माइनर मिनरल है। फिर अगर उस तरह से कुछ ऑप्शन आए तो आप उसको एलिमिनेट करके सही आंसर पे आ सकते हैं इन इंडिया। और इसमें पूछ रहा है कि भारत में ऊपर बताए गए में से कौन से मुख्य खनिज है ना। तो पहला आपका नहीं है, तो यहाँ से देखिए ऑप्शन ए आपका हट जाएगा, ऑप्शन सी हट जाएगा। फिर भी आप बी और डी आप में अटक रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ केवल 4 लिखा है। लेकिन मैं आपको बता चुकी हूँ क्रोमाइट भी आपका क्या है, मेजर मिनरल है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, केवल 2 3 एंड 4। यहाँ पे केवल 4 लिखा है ना, तो केवल 4 गलत होगा। फिर सिलिमेनाइट नहीं है, क्रोमाइट और काइनाइट भी आपके मेजर मिनरल की कैटेगरी में आते हैं। देखिए इसमें लिखा भी है, एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिफिकेशन डेटेड 10th February 2015, बेंटोनाइट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ माइनर मिनरल। तो बेंटोनाइट आपका माइनर मिनरल है, बाकी सब क्या है, मेजर मिनरल्स है। अगले क्वेश्चन में आते हैं।
विथ रेफरेंस टू द मैनेजमेंट ऑफ माइनर मिनरल्स इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। भारत में लघु खनिजों के प्रबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। अब देखिए, एक होते हैं माइनर मिनरल्स और एक होते हैं मेजर मिनरल्स। अगर आप बाइफर्केशन की बात करें तो जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा मिनरल मेजर मिनरल होगा और कौन सा मिनरल आपका माइनर मिनरल या लघु खनिज या गौड़ खनिज हो। लेकिन एक बार वो माइनर मिनरल डिक्लेयर हो गया, इसके बाद उसके पूरे मैनेजमेंट की जितनी भी जो उसका एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसकी जिम्मेदारी किसके पास होती है? आपकी स्टेट गवर्नमेंट की। ठीक है, अब देखते हैं। सैंड इज अ माइनर मिनरल अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग लॉ इन द कंट्री। देश में मौजूदा कानून के अनुसार रेत एक लघु खनिज है। बिल्कुल सही, पहला स्टेटमेंट आपका ट्रू है। दूसरा देखिए, state governments have the power to grant mining leases of minor minerals, but the powers regarding the formation of rules related to the grant of minor minerals lie with the central government। ये आपका गलत है। ये जो पावर है ना, ये भी आपकी स्टेट गवर्नमेंट के पास ही है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट बाइफर्केशन कर देती है कि ये आपका माइनर है, ये मेजर है, लेकिन फिर वो माइनर मिनरल की एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर रहती है? स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है। फिर देखिए, स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू फ्रेम रूल्स टू प्रिवेंट इलीगल माइनिंग ऑफ माइनर मिनरल्स। ये भी सही है। अगर माइनर मिनरल का एडमिनिस्ट्रेशन पूरा स्टेट गवर्नमेंट के पास है, तो अगर इलीगल माइनिंग उसके लिए हो रही है तो उसके बारे में स्टेट गवर्नमेंट आपकी रूल बना सकती है। ठीक है ना? तो इसमें आपका सेकंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, और 1 और 3 आपका राइट स्टेटमेंट हो जाएगा। देख लेते हैं ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। तो 1 और 3। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत हो गया था। अगर मान लीजिए सेकंड में इसको एलिमिनेट भी करें तो भी 50-50 में आ रहे हैं, तो आपका 1 और 3 राइट हो जाएगा। ये सब अगर आप पढ़े हैं तो फिर आपको आसानी से ये क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए, इसमें लिखा भी है, राज्य सरकारों को MMDR माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, ये आपका सबसे पहले 1957 में आया था, फिर इसमें 2015 में अमेंडमेंट हुआ है और रिसेंट अमेंडमेंट 2023 में हुआ है। ठीक है, और यही इसी एक्ट के तहत आपका जो DMF है उसका डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड उसका फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, आगे उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन है, देखेंगे। राज्य सरकार को MMDR एक्ट के सेक्शन 15 के तहत छोटे खनिजों जिसमें इस मकसद से जुड़े खनिज भी शामिल हैं के लिए मिनरल कंसेशन देने के लिए रेगुलेशन बनाने का अधिकार है, और इस तरह वे उनके एडमिनिस्ट्रेशन और कानून के लिए क्या है? जिम्मेदार हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आंध्र प्रदेश और झारखंड में सोने की खदानें नहीं है। गलत। आंध्र प्रदेश में भी सोने की खदानें हैं और झारखंड में भी सोने की खदानें हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट आपका गोल्ड का प्रोडक्शन होता है वो कर्नाटका की जो हुत्ती खदानें हैं और जो कोलार गोल्ड फील्ड्स है वहां से होता है। ठीक है, लेकिन आप अगर थोड़ी बहुत मात्रा में देखें तो आंध्र प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ में भी आपको सोने की खदानें भी मिलती हैं और वहां से थोड़ा बहुत आपका प्रोडक्शन भी होता है। फिर आप देखिए, राजस्थान में लौह अयस्क की खदानें हैं। अब राजस्थान में आप जस्ता के बारे में पढ़ते हैं, जिंक के बारे में, लेड के बारे में। ठीक है, और इसके अलावा कॉपर के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन आप आयरन ओर के बारे में नहीं पढ़े होंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि स्टेटमेंट गलत है। बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में नहीं, लेकिन राजस्थान में आपको आयरन ओर की भी माइंस देखने के लिए मिलती है। तो ये वाले एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स को बिल्कुल अच्छे से स्टार मार्क बना के वो कर लेना है कि ये स्टेटमेंट क्या है? सही है। यहाँ पे लिखा है नहीं है, लेकिन ये गलत स्टेटमेंट है, यहाँ पे है। और राजस्थान में अगर बात करें तो आयरन ओर की माइंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या सही हो जाएगा आपका? ओनली 2, केवल 2 सही पूछ रहा है। ठीक है ना? आगे बढ़ते, देखिए इसमें लिखा हुआ है, गोल्ड माइंस आर प्रेजेंट इन रामगिरी इन अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, व्हाइल झारखंड हैज बोथ अलुवियल एंड नेटिव गोल्ड। फिर राजस्थान में भी आपके आयरन ओर डिपॉजिट्स हैं। कहाँ पे? जयपुर में, उदयपुर में, भीलवाड़ा में, भरतपुर में। ठीक है, फिर देखते हैं लेड के बारे में हमको देखना है। ठीक, राजस्थान इज द लीडिंग स्टेट इन लेड एंड जिंक प्रोडक्शन इन इंडिया। मैंने आपको जवाहर माइंस पढ़ाई थी। जवाहर माइंस आपकी किसके लिए? जिंक और लेड के लिए फेमस है। देखते हैं इसमें क्या सही होगा। द प्राइमरी ओर ऑफ लेड इज गैलेना विच ऑफन ऑकर्स विद जिंक कोर्स। इसमें आपके दोनों स्टेटमेंट सही है। राजस्थान लीडिंग प्रोड्यूसर है सीसा और जस्ता का, और जो ओर है आपकी लेड की वो क्या है? गैलेना है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और टीन की क्या और पढ़े अपन? कैसेटराइट। जो आपकी गैलेना ओर है लेड की, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है पहले। ठीक है, सही इसमें क्या हो जाएगा? बोथ 1 और 2।
एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट जिंक रिजर्व्स इन इंडिया। Rajasthan has the largest reserves of zinc in India. Major zinc deposits in India are associated with the Aravalli Range. The primary use of zinc is in the galvanizing iron and steel to prevent rusting. हम लोहे में जंग लगने से बचाने के लिए जिंक की क्या करते हैं, परत चढ़ाते हैं, सो गैल्वेनीकरण कहते हैं। इंडियाज ओनली कमर्शियल जिंक माइन इज लोकेटेड एट जवाहर, राजस्थान। अब ये जहां पे ओनली वाला आता है तो अगर आपको पता है तो ठीक है, वरना इसको एक्सट्रीम स्टेटमेंट समझ के गलत मत करिएगा। इंडिया की जो इकलौती कमर्शियल माइन है वो एक्चुअल में आपकी जवाहर माइन है राजस्थान की, जहां से जिंक का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, व्यवसायिक जिंक खदान। तो आपका ये इसमें चारों स्टेटमेंट आपके सही है। कौन सा कथन सही है? 1, 2, 3 एंड 4, ऑप्शन सी। ठीक, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। With reference to diamond mines in India, consider the following statement. The only active diamond mine of India is located in Madhya Pradesh under NMDC. NMDC के तहत यहाँ पे डायमंड की माइनिंग की जा रही है, और कौन सी थी? मझगावा माइंस थी। ये बिल्कुल सही है आपका। सेकंड देखिए, आंध्र प्रदेश की गोलकुंडा खदानें हालांकि अब बंद हैं, कभी दुनिया के सबसे मशहूर हीरे पैदा करती थी। ये भी सही है। जो आपका कोहिनूर हीरा है वो आपको यही का है, आंध्र प्रदेश की गोलकुंडा खदानों से ही मिला था। फिर देखिए, मध्य प्रदेश में हीरे का भंडार केवल मध्य प्रदेश तक ही सीमित है। डायमंड रिजर्व्स इन इंडिया आर कन्फाइंड ओनली टू मध्य प्रदेश। नहीं, डायमंड के आपको रिजर्व्स छत्तीसगढ़ में भी देखने के लिए थोड़े बहुत मिलते हैं, लेकिन रिजर्व्स की बात अलग है। लेकिन अगर मेन प्रोडक्शन जो माइन वाली अगर बात करें ना, जहाँ पे अभी मेनली प्रोडक्शन हो रहा है, तो वो आपकी मध्य प्रदेश की पन्ना की खदान नहीं है। बाकी रिजर्व्स आपको बाकी स्टेट्स में देखने के लिए भी मिलते हैं। तो आपका थर्ड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं। इन इंडिया डायमंड्स आर जियोलॉजिकली एसोसिएटेड विद फॉसिललेस विंध्यन रॉक्स ऑफ द प्री कैम्ब्रियन एरा। ये भी आपका सही है। अभी मैंने इसके पहले आपको सारे रॉक्स का सीक्वेंस बताया है, उसमें जो हम पुराना ग्रुप में कडप्पा और विंध्यन रॉक्स पढ़ते हैं, तो विंध्यन रॉक्स में आपको उसी समय की जो विंध्यन रॉक्स है वही आपके किसके लिए फेमस है? डायमंड के लिए फेमस है। ठीक है, तो आप देखते हैं इसमें आपका थर्ड स्टेटमेंट गलत है, बाकी 1, 2, 4 आपके सही है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 एंड 4। कौन सा सही है ये पूछ रहा है। ठीक है, बाकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिएगा। Consider the following statements about mica in India. India has the largest reserves of mica in the world. ये आपका सही है। जब भी इस तरह के कोई, जैसे आप टिन के बारे में पढ़ते हैं कि टिन क्या है, सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ प्रोडक्शन करता है, उसी तरह से ऐसा कोई भी मिनरल है जो मतलब जो इंडिया में जिसका बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है या बहुत बड़े रिजर्व्स हैं, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चंस लिए गए हैं ना जिन भी मिनरल्स के बारे में, उनके बारे में कुछ तो स्पेसिफिक पॉइंट है। वो कहीं पे अगर एशिया की बहुत बड़ी माइन है तो उससे लिया गया है, जैसे क्रोमाइट वगैरह अपन देखे। बाकी ऐसे बहुत सारे मिनरल्स हैं, सब आपको नहीं पढ़ने हैं, जो इम्पोर्टेंट है बस वही आपको जानना है। अब देखते हैं। इंडिया हैज द लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ माइका इन द वर्ल्ड। सही है। भारत में दुनिया में अभ्रक का सबसे बड़ा भंडार है। द लीडिंग माइका प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर आंध्र प्रदेश, राजस्थान एंड झारखंड। ये भी आपका सही है। झारखंड का आपका जो नुआ मुंडी वाला एरिया है वहां पे आपको माइका देखने के लिए मिलता है। ठीक है, आयरन और भी वहां पे देखने के लिए मिलती है। फिर देखते हैं, माइका इज वाइडली यूज्ड इन द इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज ड्यू टू इट्स इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज। इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज यानी कुचालकता की वजह से माइका जो है इसका यूज किसमें किया जाता है? इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में। ये भी आपका सही है। फिर जो नेल्लोर बेल्ट है आंध्र प्रदेश का, फेमस फॉर हाई क्वालिटी माइका। ये भी सही है। तो मतलब फोर्थ स्टेटमेंट भी आपका सही हो गया, और ये बिल्कुल फैक्चुअल है। देखिए, एक बार देख के इसको रिवाइज कर लीजिए, अगर कुछ भी अगर क्वेश्चन आए तो आपसे बनना चाहिए। ठीक है, इसके भी हम कुछ नहीं पूछेगा, अगर माइका में पूछेगा भी तो हम बहुत डेप्थ में पढ़ रहे हैं। और कोशिश यही है कि मान लीजिए थोड़ा सा ऊपर के लेवल के क्वेश्चन बने तो आप इजी वाले भी सॉल्व कर पाए और थोड़े से हार्ड वाले भी सॉल्व कर पाए। ठीक है ना, इसमें आपके चारों स्टेटमेंट्स क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। कौन सा कथन सही है? तो 1, 2, 3 एंड 4, ऑप्शन सी। इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ माइका फाउंड इन इंडिया इज, तो ये है आपका मस्कोवाइट। जो मोस्ट कॉमन माइका के वर्ल्ड में अगर सबसे बड़े भंडार है इंडिया में, तो आपको पता होना चाहिए ना कि कौन कौन सा माइका है। आप जैसे कोल के बारे में पढ़ते हैं, एंथ्रासाइट, आपका बिटुमिनस, लिग्नाइट, फिर आपका पीट। इसी तरह से आप आयरन के बारे में पढ़ते हैं, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, जितनी भी उसकी ओर्स हैं।
इसी तरह से ऐसा कोई मिनरल जो जिसके इंडिया में इंपॉर्टेंट रिजर्व्स हैं तो थोड़ा आपको उसके बारे में बारीकी से पता होना चाहिए। तो जो मोस्ट कॉमन टाइप माइका इंडिया में मिलता है वो आपका मस्कोवाइट है, मस्कोवाइट है। इसी को रूबी माइका भी कहते हैं, ठीक है, ऑल्सो नोन एज रूबी माइका। जो मस्कोवाइट है आपका मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ माइका है ये मस्कोवाइट। इससे ज्यादा नहीं जानना है, इतना ही जानना है। माइका के 2-3 टाइप है, उसी पे वन लाइनर क्वेश्चन बना है, तो बस इसको देखिए और याद करते हुए चलिए। नोट जो कर रहे हैं दिमाग में फीड करते हुए मेन चलिए, क्योंकि अभी इतना ज्यादा समय नहीं है आपके पास। तो यहीं पे याद कर लीजिए अगर पहली बार उसको सुन रहे थे। तो जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ माइका है, भारत में पाया जाने वाला सबसे आम प्रकार का जो अभ्रक है वो कौन सा है? मस्कोवाइट है, मस्कोवाइट, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? रूबी माइका भी कहते हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन देखिए, विच टाइप ऑफ माइका इज हीट रेजिस्टेंट एंड यूज्ड इन द रबर इंडस्ट्री? इनमें से कौन सा ऐसा माइका है जो ऊष्मारोधी है और रबर उद्योग में इस्तेमाल होता है? तो ये आपका फ्लेगोपाइट है। फ्लेगोपाइट आपका माइका है जो कि क्या है, जिसको येलो माइका भी कहते हैं, ठीक। मोस्ट कॉमन आपका मस्कोवाइट है जिसको रूबी माइका भी कहते हैं, और जो आपका फ्लेगोपाइट है ये क्या है? ऊष्मारोधी है और रबर इंडस्ट्री में यूज होता है, और इसको हम क्या बोलते हैं? येलो माइका कहते हैं। फिर लास्ट टाइप का एक माइका मिलता है इंडिया में, देखिए, विच टाइप ऑफ माइका इज डार्क इन कलर एंड लेस यूजफुल ड्यू टू हाई आयरन कंटेंट? ये है आपका बायोटाइट। बायोटाइट से ब्लैक ध्यान रखिएगा, इसमें आपका लौह तत्व तो बहुत ज्यादा होता है, इस वजह से ये लेस यूजफुल है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक माइका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विथ रेफरेंस टू जिप्सम इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। जिप्सम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट से बना है और इसे अधात्विक खनिज माना जाता है। हाँ, ये नॉन मेटलिक आपका मिनरल है। मेटलिक मिनरल की क्या प्रॉपर्टी होती है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। फिर देखते हैं सेकंड, राजस्थान अकाउंट्स फॉर द लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ जिप्सम इन इंडिया। ये भी आपका सही है, राजस्थान में आपके भारत में जिप्सम का सबसे बड़ा भंडार राजस्थान में, बिल्कुल सही है। जिप्सम का इस्तेमाल मुख्य रूप से फर्टिलाइजर, सीमेंट और प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए कच्चे माल के रूप में किया जाता है, ठीक है, बिल्कुल सही है। आपकी जो सॉइल सलाइन क्वालिटी की होती है तो उसकी सैलिनिटी को हटाने के लिए भी क्या करते हैं हम? जिप्सम का उपयोग करते हैं, जिससे आपकी सॉइल थोड़ा सा फर्टाइल हो जाती है, ठीक। फिर फोर्थ देखिए, सिग्निफिकेंट डिपॉजिट्स आर आल्सो फाउंड इन उड़ीसा एंड कर्नाटका। उड़ीसा कर्नाटका में आपको इसके डिपॉजिट्स मिलेंगे, लेकिन सिग्निफिकेंट नहीं, बहुत हल्के, ठीक है। आपका राजस्थान लीडिंग प्रोड्यूसर है, राजस्थान में मिलता है। इसके अलावा आप जम्मू कश्मीर में चले जाए, वहां आपको जिप्सम के डिपॉजिट्स देखने के लिए मिलते हैं। हिमाचल प्रदेश में मिलते हैं, लेकिन उड़ीसा और कर्नाटका में आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो आपका फोर्थ स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। देखिए क्या बोल रहे हैं, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर इनकरेक्ट। इनकरेक्ट पूछा है, इसको ध्यान रखिएगा, कौन सा गलत है? तो 4 ओनली, ठीक है, आंसर डी। जम्मू कश्मीर में मिलता है, हिमाचल प्रदेश में मिलता है, तमिलनाडु में मिलता है, लेकिन उड़ीसा और कर्नाटका में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है ना। जिप्सम इज जनरली फाउंड इन विच टाइप ऑफ रॉक्स? जिप्सम आपका वही सेडिमेंट्री रॉक्स में ही मिलेगा, अवसादी चट्टानों में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ग्रेफाइट इन इंडिया इज आर करेक्ट? अरुणाचल प्रदेश में ग्रेफाइट का सबसे बड़ा भंडार है, बिल्कुल सही है। अरुणाचल प्रदेश में ग्रेफाइट का भंडार है। प्रोडक्शन सबसे ज्यादा ग्रेफाइट का आपके तमिलनाडु में होता है, ठीक है। तमिलनाडु और उड़ीसा मतलब आपके आगे पीछे रहते हैं। और ये वाले क्वेश्चन आते हैं कि जैसे आपकी क्रॉप्स के बारे में आता है ना, कि कौन सी क्रॉप है जो लीडिंग प्रोड्यूसर है, इसी तरह से जो मेन मिनरल्स हैं उसका लीडिंग प्रोड्यूसर क्या है, उस पे क्वेश्चन आपके आते हैं। तो आप रिसेंट वाला 2025 वाला जो आपका डेटा होगा वहां से आप इसको रिवाइज करके जाइएगा। आपकी जैसे आप जो बुक्स वगैरह पढ़ते हैं ज्योग्राफी के लिए, तो आपका जो लेटेस्ट एडिशन वाली बुक होगी उसमें जहाँ पे आपका मिनरल वाला चैप्टर होगा वहां पे देखिएगा, तो जो 2025 की आपकी रैंकिंग होगी वो दी होगी, तो वहां से आप उसको रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए सेकंड देखते हैं। ग्रेफाइट इज फाउंड इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है, ये भी आपका सही है। तो ध्यान रखिएगा, जो आपका ग्रेफाइट है इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में मिलता है, सेडिमेंट्री में नहीं मिलेगा, ठीक है। ग्रेफाइट इज अ क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन एंड अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सही बात है। आपकी जो पेंसिल की निब होती है वो क्या होती है? ग्रेफाइट से ही मिलकर बनी होती है ना, और वो इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर होती है, सुचालक होती है। तो मतलब आपके
तीनों स्टेटमेंट इसमें क्या है, सही है, 1, 2 एंड 3। इसमें क्या पूछ रहा था, करेक्ट क्या है, तो आपके तीनों स्टेटमेंट सही है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा भी है, तमिलनाडु इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्रेफाइट इन इंडिया। ठीक है, बाकी फिर तो बता चुकी हूँ, लेकिन तमिलनाडु आपका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। आगे बढ़ते हैं। द लार्जेस्ट यूरेनियम रिजर्व्स इन इंडिया आर फाउंड इन विच स्टेट। इसका आंसर आपका हो जाएगा झारखंड। ठीक है, झारखंड का जो जादूगुड़ा वाला एरिया है, वहां पे आपको यूरेनियम के रिजर्व्स देखने के लिए मिलते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर यूरेनियम माइनिंग इज द जादूगुड़ा रीजन। जादूगुड़ा रीजन इन सिंहभूम झारखंड। इसके अलावा आपका जो नेल्लोर रीजन है आंध्र प्रदेश का, और उदयपुर है राजस्थान का, वहां पे भी आपको यूरेनियम रिजर्व देखने के लिए मिलते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो मेघालय में भी देश का 16% यूरेनियम का भंडार है। अभी न्यूक्लियर एनर्जी पे गवर्नमेंट बहुत ज्यादा फोकस कर रही है, और न्यूक्लियर एनर्जी के लिए यूरेनियम आपका इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है, तो यूरेनियम के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए तुम्मलपल्ली यूरेनियम भंडार किस राज्य में है। ये मतलब हर एक स्टेट, जैसे झारखंड का मैंने बोला कि जादूगुड़ा वाला रीजन, उसी तरह से आपका जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश का ये तुम्मलपल्ली जो रीजन है, ये यूरेनियम भंडार के लिए फेमस है। जैसे उड़ीसा का तालचेर कोल के लिए फेमस है, उस पर क्वेश्चन आया था। तो इसी तरह से आपको तुम्मलपल्ली का ध्यान रखना है। नाम ये तुम्मलपल्ली से आपको साउथ इंडिया टाइप का लग रहा है, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही स्टेट है जो नॉर्थ का है, बाकी सारे 3 ऑप्शन आपके साउथ इंडियन ही है। तो आपको इसको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं। 27, द फर्स्ट फैक्ट्री फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टाइटेनियम इन इंडिया वाज सेट अप इन। अब ये जो फर्स्ट फैक्ट्री वाला क्वेश्चन इसलिए लिया गया है क्योंकि देखिए आपको आंसर भी यहाँ पे दिख रहा है, केरला में मार्च 2011 में फर्स्ट फैक्ट्री आपकी सेटअप हुई है। इतना लेट सेटअप हुई है, तो आपको पता होना चाहिए कि टाइटेनियम ऐसा मिनरल है जिसकी फैक्ट्री इंडिया में मतलब इतना लेट 2011 में सेटअप हुई है। मार्च 2011 में कहाँ पे, केरला में। टाइटेनियम इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम व्हाट, ilmenite mainly found in beach sand deposits. फिर the plant supports aerospace, defense and industrial applications of what, titanium. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Consider the following statements about the Mines and Minerals Development and Regulation Act 1957. ये जो आपका MMDR एक्ट है, ये दो तीन बार अमेंड भी हो चुका है, और हर बार अमेंडमेंट हुआ है तो इसमें कुछ ना कुछ नए क्लॉजेस ऐड किए गए हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है, इस अधिनियम में पेट्रोलियम और नेचुरल गैस शामिल नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। दिस एक्ट डज नॉट कवर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। इसमें आपके बाकी के सारे मिनरल्स कवर होते हैं, लेकिन पेट्रोलियम और नेचुरल गैस इसमें शामिल नहीं है। ठीक है ना, तो पहला आपका सही है। दूसरा, यह अधिनियम प्रमुख खनिजों को विनियमित करता है और उनका प्रशासन केंद्र सरकार के अधीन होता है। ठीक है, मेजर मिनरल्स को ये रेगुलेट करता है और इसका एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। ये भी आपका सही है। स्टेट गवर्नमेंट्स हैव द अथॉरिटी टू लीज माइंस, कलेक्ट रॉयल्टीज एंड रेगुलेट माइनर मिनरल्स। ये भी आपका सही है, थर्ड भी सही है। और ये क्वेश्चन आपका MMDR वाला पहले शायद इसी से मिलता जुलता यूपीएससी में आ चुका है। ठीक है, और जितने भी आपके स्टेट पीसीएस वाले होते हैं वो थोड़ा बहुत जो भी बड़े बड़े एग्जाम में कोई क्वेश्चन है उनको कॉपी करते हैं, तो लगभग सेम नहीं, लेकिन ऐसा ही कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन इसमें आया था। The act was amended in 2015 to introduce auction of mineral blocks for greater transparency. मतलब जो आपके मिनरल ब्लॉक्स होते हैं, तो पहले आपके ऑक्शन की प्रोसेस से नहीं उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता था, लेकिन ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, थोड़ा पारदर्शिता लाने के लिए कि किसी सगे संबंधी को मिनरल ब्लॉक नहीं जाए, प्रॉपर एक जो ऑक्शन की प्रोसेस है वो इंट्रोड्यूस की गई किस अमेंडमेंट में, 2015 के अमेंडमेंट में। ठीक है, तो आपका फोर्थ ऑप्शन भी ट्रू है। अब देखिए 4 स्टेटमेंट ट्रू है, हो जरूरी नहीं है कि इन्हीं चारों स्टेटमेंट से क्वेश्चन बने, लेकिन इसमें से कोई मतलब मान लीजिए एक स्टेटमेंट भी ऐसा हो गया जिसके थ्रू आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, आपको अगर पता है तो आपका वो पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इस सीरीज को उस तरह से आप देखिए। ठीक है, सिर्फ ये मत देखिए कि कितना सही हो रहा है कितना गलत हो रहा है, ये देखिए कि आपको चीजें कितने अच्छे से रिवाइज हो रही हैं। आप जब सामने बुक में पढ़ते हैं ना तो आपको कई बार कुछ चीजें नहीं समझ में आती और आप उसको लेके आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन जब आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको कुछ बेसिक चीजें समझाई जा रही है। हालांकि ये जो चैप्टर है थोड़ा सा फैक्चुअल है, इसमें इतना समझने का कुछ बहुत ज्यादा नहीं है, तो भी एक बार वीडियो देख लेंगे, फिर इसके बाद अगर आप जहाँ पे वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, आपका जो खनिज संसाधन वाला चैप्टर है, तो आपको चैप्टर ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट? आपका 1, 2 एंड 3 और 4 ऑप्शन सी। एमएमडीआर एक्ट रेगुलेट्स मिनरल्स एक्सक्लूडिंग पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ये ध्यान रखना है कि एमएमडीआर एक्ट आपका पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को इंक्लूड नहीं करता है। अगर ऐसा ऑप्शन में लिखा रहे कि पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को भी रेगुलेट करता है तो उससे कंफ्यूज मत होइएगा। बिल्कुल, ये बिल्कुल, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है, आप एक बार चाहे तो चेक भी कर सकते हैं। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस को ये रेगुलेट नहीं करता है, क्योंकि किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ था ना कि उसको भी करता है, और फिर बच्चे उसको सही ले लिए थे। मेजोरिटी स्टूडेंट्स की मैं बात करूँ, इसलिए उसको हाईलाइट करवा रही हूँ। अब देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन। जिला खनिज प्रतिष्ठान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। डीएमएफ भारत में खनन कार्यों से प्रभावित लोगों के कल्याण हेतु एक न्यास निधि है, सही बात है। डीएमएफ इज अ ट्रस्ट फंड फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल अफेक्टेड बाय माइनिंग ऑपरेशंस इन इंडिया। जैसे माइनिंग की भी जो भी एक्टिविटीज होती हैं तो वहाँ पे कितना पोल्यूशन होता है, जो सराउंडिंग के लोग हैं उनकी हेल्थ पे कितना इफेक्ट आता है, तो मतलब वहां के लोगों को थोड़ा सा रिलीफ देने के लिए ये वाला आपका फंड स्टेब्लिश किया गया था, ठीक है, कि उस माइनिंग वाली एक्टिविटी से उस रीजन के जो लोग प्रभावित हो रहे हैं तो उनके वेलफेयर के लिए कुछ एक्टिविटी की जाए। और ये जो आपका डीएमएफ है, मैंने आपको बताया था कि एमएमडीआर अमेंडमेंट एक्ट, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, जो 2015 में हुआ था, उसके थ्रू इसका क्रिएशन हुआ था। ये भी आपका सही है। फिर ये जो आपका फंड है, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज हैं ये मिल के इसका एडमिनिस्ट्रेशन करती हैं, ठीक है ना। मतलब ये सेंट्रल का एक्ट है, उससे ये कंफ्यूज नहीं होना है कि इसको सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सक्लूसिवली क्या करेगी, एडमिनिस्ट्रेट करती होगी। देखते हैं आगे। इट इज फाइनेंस्ड बाय अ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम माइनिंग लीज होल्डर्स एज अ परसेंटेज ऑफ रॉयल्टी। यह खनन पट्टा धारकों द्वारा रॉयल्टी के प्रतिशत के रूप में दिए गए योगदान के रूप में वित्त पोषित होता है, सही बात है। जो लोग वहां पे माइनिंग की एक्टिविटी कर रहे हैं वो उन्हीं लोगों को कुछ अपना परसेंटेज कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, जिससे आपका डीएमएफ फंड क्रिएट होता है, ठीक है। फिर देखते हैं, द फंड इज एडमिनिस्टर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सक्लूसिवली। ये आपका गलत है, मैं भी बता चुकी हूँ। इसको सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और आपकी जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज है वो मिलकर रेगुलेट करती हैं। जिसमें आपका ऑप्शन क्या क्या सही हो जाएगा, 1, 1, 2 एंड 4। पहला सही है आपका, दूसरा सही है, तीसरा केवल केंद्र सरकार लिखा है, ये गलत है, और चौथा भी आपका सही है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अमेंडमेंट आपका 2023 में भी हुआ है, लेकिन ये जो 2015 में अमेंडमेंट हुआ था उसमें डीएमएफ आपका जो फंड है एस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। और जब आप ऐसे मिनरल रिच और माइनिंग वाले स्टेट को आप अगर बिलोंग करते हैं तो आपको डीएमएफ के बारे में पता होना चाहिए। इंटरव्यू वगैरह में भी डीएमएफ पे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, केवल 1, 2 एंड 4, 1, 2 एंड 4 आपका सही है। देखिए इसमें लिखा है, राज्य सरकारों द्वारा जिलाधिकारियों के जरिए चलाया जाता है, सिर्फ केंद्र सरकार द्वारा नहीं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023। वही एमएमडीआर जो आपका एक्ट है 2023, उसके बारे में पूछ रहा है। 6 मिनरल्स, बेरिल, लिथियम, लिथियम देखिए, नायोबियम, टाइटेनियम, टेंटलम एंड जर्कोनियम वर डिक्लासिफाइड फॉर प्राइवेट एक्सप्लोरेशन। ये भी आपका सही है। दूसरा देखिए, मतलब 6 खनिज है आपके जिनके नाम दिए हुए हैं, इनको निजी अन्वेषण के लिए अपवर्गीकृत किया गया है। मतलब कि डिक्लासिफाइड मतलब कि जो प्राइवेट जो आपकी कंपनीज हैं वो इसका एक्सप्लोरेशन नहीं कर सकती है, ठीक है। दूसरा देखिए, द अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस्ड एक्सप्लोरेशन लाइसेंस फॉर क्रिटिकल मिनरल्स। जो आपकी क्रिटिकल मिनरल्स हैं, क्रिटिकल मिनरल्स में आपका लिथियम भी आता है। क्रिटिकल मिनरल्स ऐसे समझ लीजिए, ऐसे मिनरल्स जो अभी रिसेंट की आपकी टेक्नोलॉजीज है ना, उसमें जो यूज होने वाले आपके मिनरल्स हैं उनको क्रिटिकल मिनरल्स की कैटेगरी में रखा गया है। जैसे आपके ईवी अभी प्रेजेंट में बहुत ज्यादा गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, क्यों, क्योंकि आपका एनवायरमेंट में क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इस वजह से। तो लिथियम जो है वो आपकी मतलब जो आपकी टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हैं ईवी की, उसमें क्रिटिकल रोल प्ले कर रहा है। इस वजह से लिथियम आपका किस में आएगा, क्रिटिकल मिनरल की कैटेगरी में आएगा। इसी तरह से जो भी आपकी एआई वगैरह में जो आपकी चिप्स बनती है, उसमें आपको सेमीकंडक्टर के लिए जो भी आपको मिनरल्स यहाँ पे यूज होते हैं वो सब किस में आ रहे हैं, आपके क्रिटिकल मिनरल्स की कैटेगरी में आ रहे हैं, ठीक है ना। तो अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया था एक्सप्लोरेशन लाइसेंस फॉर क्रिटिकल मिनरल्स। संशोधन ने महत्वपूर्ण खनिजों के लिए अन्वेषण लाइसेंस
पेश किया था, ये भी आपका सही है कि आपको एक्सप्लोरेशन लाइसेंस लेना पड़ेगा किसके लिए, क्रिटिकल मिनरल्स के लिए। फिर थर्ड स्टेटमेंट देखिए, कैप्टिव माइंस आर स्टिल रिस्ट्रिक्टेड टू सेलिंग ओनली 50% ऑफ देयर सरप्लस मिनरल्स, ये गलत है ना। जो आपका 23 का अमेंडमेंट आया है एमएमडीआर का, इसमें कहा गया है कि अगर कैप्टिव माइंस का कहने का मतलब है कि जैसे कोई एक पर्टिकुलर कंपनी है और किसी चीज का प्रोडक्शन कर रही है और उसके कैप्टिव माइंस है, मतलब उसी के प्लांट में आपकी पर्टिकुलर कोई माइन है और सपोज अगर उसमें आपने 200 यूनिट का आपने क्या किया है प्रोडक्शन किया और आपका यूज केवल 50 यूनिट का है, तो पहले ऐसा था कि आप अपने सरप्लस प्रोडक्शन का मतलब 200 यूनिट का आपने प्रोडक्शन किया और आपको यूज कितने का है 50 का, तो बच कितना रहा है 150 बच रहा है, तो मतलब इसका कितना 50% कितना होगा 75, तो मतलब आप सिर्फ 75 यूनिट ही क्या कर सकते थे, सेल कर सकते थे। लेकिन 2023 में इस 50% लिमिट को हटा दिया गया है, मतलब कि आप अगर 50 यूनिट ही आपके यूज की हो रही है तो आप 150 यूनिट क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा 1 एंड 2 ओनली। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपकी कुछ भी क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।